बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बात उन्होंने क कही भी थी कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए अभी जब 44th फाउंडेशन डे था। श्याम जी, मैं अब आपके पास आती हूँ, आपका क्या आकलन है? क्या कोई एक बहुत ही गंभीर खेल खेल रहे हैं इस समय शरद पवार? जिस तरीके के वो बयान उन्होंने दिए और वाहिद ने कहा कि शरद पवार को कोई पढ़ नहीं सकता और अभी थोड़ा जल्दबाज़ी भी होगी। लेकिन आप इनके बयान को और जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है एनडीटीवी को, उसको आप कैसे देखते हैं? आपने अपने प्रास्ताविका में जो कहा कि लहूलुहान हो गया है पूरा अपोजिशन, ये सच है। उसी से ये बात साबित होती है कि ये अनएक्सपेक्टेड था, पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। और पूरा कंबाइंड अपोजिशन अपने आर्मरी में ये बहुत बड़ा हथियार लगा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, जिससे हम अदानी और मोदी जी के दोस्ती पर उनको वार कर सकते हैं, इसलिए खुश थे। तो ये सारा जो कंबाइंड अपोजिशन है और ये अटैक जो है, इट वाज बीइंग लेड बाय राहुल गांधी रिलेंटलेसली इन द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट आल्सो। तो बीच में अचानक पवार जी ने ये कह दिया कि क्यों अदानी को टारगेट किया जा रहा है, पता नहीं, जेपीसी की क्या जरूरत है, पता नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों उन्होंने कहा, उसके पीछे क्या राज है, क्या मकसद होगा, ये किसी को समझ में नहीं आया। ये जो आपने कहा वो सही है, उनके पार्टी के भी लोगों को समझ में नहीं आया। मुझे तो लगता है कि उनकी बेटी, उनका भतीजा यानी अजीत पवार, उनको भी उन्होंने पहले ये कहा नहीं होगा, लेकिन जब एनडीटीवी में ने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया तो ये बात बिल्कुल जाहिर सी थी कि एनडीटीवी उन्हें इंटरव्यू में क्यों बुला रहा है। ये एक तो अंडरस्टैंडिंग हो ही सकती है कि हम तो अभी अदानी हमारे मालिक है और हम अदानी के नौकर है, और आप आइए और आप इंटरव्यू दीजिए। तो उन्हें तो पता था कि इस विषय पर भी वो सवाल पूछे जाएंगे, और इस विषय पर मेरे से वो अपेक्षा जो करेंगे वो अदानी को बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, या अदानी का पूरा करप्शन जो है वो और दोस्ती जो है नरेंद्र मोदी और अदानी की, उस पर वो उनके इंटरव्यू में भी तीखे प्रहार करेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। वो उनको भी पता था, यानी वो पुगलिया जो he seems to be a very recent airdrop into NDTV, मुझे कोई पर्सनली कहना नहीं है, लेकिन नेचुरली उनको भी पता था और पवार साहब को भी पता था कि इंटरव्यू में किस लिए बुलाया जा रहा है और इंटरव्यू में मुझे क्या कहना। तो इन सपोर्ट ऑफ अडानी, और ये अडानी के अगेंस्ट जो दोस्ती के अगेंस्ट मोदी और अडानी के अगेंस्ट जो चल रहा है रिलेंटलेस कैंपेन, इसकी हवा निकालने के लिए मुझे बुलाया है और वो काम मैं करूंगा। ये तो बिल्कुल साफ था, अंडरस्टैंडिंग, ये कोई भी समझ सकता है। अब उन्होंने जेपीसी के लिए कहा कि ये जेपीसी प्रोब की क्या जरूरत है। इस बाद में दूसरे दिन वो क्लैरिफाई करते हैं कि वो मैंने इसलिए कहा कि जेपीसी में तो बीजेपी के और एनडीए के ही ज्यादा मेंबर्स रहेंगे, तो उसका आउटकम तो क्या होता है वो तो हम समझ ही सकते हैं। लेकिन भाई, आप क्या जिन लोगों के सामने आप बात करते हो, क्लैरिफिकेशन देते हो, उनको सभी को बिल्कुल आप बेवकूफ समझते हो क्या? जेपीसी को किसी को भी समन करने के लिए जेपीसी को पावर होती है। वो किसी को भी बुला सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जेपीसी की पावर है। आउटकम उसमें जो जेपीसी निष्कर्ष निकालेगी उसका क्या होगा, जेपीसी जो रिपोर्ट देगी उसका गवर्नमेंट क्या करेगी, वो बात छोड़िए। लेकिन जेपीसी अगर बनी तो उससे तो अडानी की और मोदी जी की तो पोल खुल सकती है और उनको तकलीफ हो सकती है। ये समझ सकते हैं अपने पवार साहब भी, फिर भी वो कहते हैं कि जेपीसी को बुला के जेपीसी के सामने ये करके क्या फायदा है। अब मुझे याद आता है नीलू जी, किस तरह के ये पॉलिटिकल एनिमल है शरद पवार, किस तरह के ये शख्स है, सभी जानते हैं। जिन्होंने 20, 25, 30 साल से कवर किया है वो भी और बाकी भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी पवार जी को अपने पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। अपने नितिन गडकरी भी उनको अपने पॉलिटिकल गुरु मानते हैं।
और ये जो पॉलिटिकल गुरु है, ये किस तरह के पॉलिटिकल गुरु है? वसंत दादा पाटिल के गवर्नमेंट में जब थे तो वो कोई 7 या 9 अपने विधायक लेकर उस गवर्नमेंट से बाहर निकले और वो गवर्नमेंट टॉपल किया, और इन लोगों को भी, जनसंघ के लोगों को, अगर बाकी लोगों को बता दिया कि मैं तो ये गवर्नमेंट तोड़ रहा हूँ, नीचे खींच रहा हूँ, मुझे चीफ मिनिस्टरशिप आप दीजिए, मेरे जो 9 है उसमें से 4 या 5 लोगों का मिनिस्टरशिप दीजिए, और मैं जो कहूंगा वो उनको पोर्टफोलियो दीजिए, और बाकी तो आपके है ही। तो उनके सबसे कम 9 या 7 विधायक, जनसंघ के सबसे ज्यादा बाकी पार्टीज के और विधायक थे। ऐसे वो पहला एक फील्ड कुलोद गवर्नमेंट, जिसको पुरोगामी लोकदल गवर्नमेंट बना, उसके वो चीफ मिनिस्टर बने। जनसंघ के उत्तम राव पाटिल जो है उनको उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, और बीजेपी के और 2 लोगों को मिनिस्टर उन्होंने बनाया, और वो गवर्नमेंट चली। तो इस तरह का ये काम करते हैं। नितिन गडकरी किस तरह का काम करते हैं? जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन आती है, पॉलिटिकल सिचुएशन, इलेक्शन के बाद में, वो गोवा में हो या और कहीं हो, जहां पर बीजेपी का गवर्नमेंट नॉर्मली बनना मुमकिन है, कुछ मैनिपुलेशन, तोड़ फोड़, जोड़ जाड़ और खींचातानी, खरीद फरोख्त किए बगैर नहीं हो सकता। ऐसे जगह नितिन गडकरी जी को भेजा जाता है, और बराबर वो इधर उधर से लोगों को खींचकर वहां अपनी बीजेपी की गवर्नमेंट बनवाते हैं। पूरा का पूरा उधर से दूसरे पार्टी से अपने पार्टी में ले आते हैं। तो ये जो करते हैं नितिन गडकरी, ये जो करती है बीजेपी, ये कला ऐसा लगता है कि पवार जी से उन्होंने सीखी है, और ये उसमें इसीलिए उनको गुरु मानते हैं। अब ये क्यों किया होगा, ये बात है ना, क्यों किया होगा? तो आपको पता है कि सभी को पता है इनकी कैसी बड़े बड़े पैसे वाले करोड़पति अरबोपति लोगों के साथ कैसी इनकी दोस्ती है। मोदी जी की दोस्ती तो सब लोग बताते हैं कि वो अदानी के हवाई जहाज में बैठकर कैसे गए, ये है वो है, वो सब बताते हैं। लेकिन इसी तरह की इनकी भी दोस्ती है, इसी तरह से इन्होंने काम किया है। अब हो सकता है उनको कोई प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने की अभी अभिलाषा होगी या नहीं होगी, ये बता नहीं सकते। हो सकता है नहीं होगी, हो सकता है राष्ट्रपति बनने की होगी। लेकिन जैसे अभी जो आपके फेलो पैनलिस्ट है, उन्होंने कहा कि उनको अपने आप को, अजीत पवार को, अपने पार्टी के बहुत सारे लोगों को जिन पर गाज गिर सकती है, उनको बचाना भी वो चाहते होंगे, अदानी से कुछ फायदा भी चाहते होंगे अपने लिए। क्यों ये किया पता नहीं। और एक बहुत बड़ा, मोदी जी को मैं आपको इससे बचा लूंगा, आपकी गवर्नमेंट भी बच जाएगी, और देखिए इसका उनको एक ये भी मिल सकता है।